And I would like to invite on stage and of course to take the seat in the dais for this particular one-to-one session, Srimati Nisha Orao, the Director, Panchayati Raj. I would also request Srimati Baby Chatterjee, the Director, News 11 Bharat, to come forward and honor our special dignitary with the flower bouquet and the memento. Now I would request Mr. Ajay Lal to continue with the one-to-one session. Thank you. Thank you, Siri. न्यूज 11 के कॉन्क्लेव में अब एक ऐसी हस्ती के साथ चर्चा की शुरुआत होगी जो जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। निशा ओरांव जी इनका नाम है, भारतीय रेवेन्यू सर्विस की अधिकारी रही हैं, अभी झारखंड में अपनी सेवा दे रही हैं और लाख मना करने के बावजूद मैं इस मंच से निशा जी के बारे में कहना चाहूँगा कि जब ये कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी उस वक्त इनके पिताजी जो अभी मंत्री हैं रामेश्वर ओरांव जी, उन्होंने सलाह दी कि तुम यूपीएससी की तैयारी करो और देखो कि कैसे परीक्षाएं होती हैं, कैसे पीटी होती है, कैसे मेंस होता है। कॉलेज में थी उस वक्त, 2003 का ये वक्त था। 2004 में कॉलेज में पढ़ाई करते हुए इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी, पीटी की परीक्षा दी, सफलता हाथ नहीं लगी। कॉलेज में पढ़ाई इन्होंने कंटिन्यू किया। उसके बाद एक नहीं, माफ कीजिए निशा जी, चूंकि मैं चाहता हूं कि मंच है, युवाओं की संख्या ज्यादा है यहाँ पर, झारखंड युवाओं का प्रदेश है, आपसे प्रेरणा मिलेगी लोगों को। पहला अटेम्प्ट असफलता, उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट फिर असफलता, फिर गैप हुआ, तीसरा, चौथा और आखिरकार 2008 में निशा ओरांव इंडियन रेवेन्यू सर्विस की अधिकारी बनी। मैं चाहूंगा कि मंच एक ऐसे महिला के लिए ताली बजा दें जिनके बारे में कहा जाता है, कई बार लोग हम और आप सोचते हैं कि असफलता यदि मिलती है तो कहीं ना कहीं एक साइन होता है कि एक कुछ अच्छा होने वाला है। और हम लोग जिस प्रदेश में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, कहा जाता है कि ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है, शायद उसी का नाम निशा ओरांव है। 5वीं बार में यूपीएससी क्रैक किया और उसके बाद पहली पोस्टिंग हिमाचल प्रदेश में हुई और उसके बाद झारखंड की सेवा में। निशा जी आपका बहुत स्वागत है न्यूज 11 के कॉन्क्लेव में। सबसे पहला सवाल यही कि पहली पोस्टिंग आपकी हिमाचल प्रदेश में हुई, केंद्र की सेवा में रही और उसके बाद झारखंड आई, क्या दोनों में आप फर्क देखती हैं, एक भारतीय प्रशासनिक सेवा क्या अधिक काम करते हुए और राज्य में आने के बाद? धन्यवाद और सभी को जोहार। देखिए, बहुत ही जो अनुभव था उसको बहुत ही सरल तरीके से मैं बताना चाहूँगी। जब भारतीय राजस्व सेवा, उसका जो मूल्य कार्य है वो है सरकार के लिए पैसे कमाना। और जब राज्य सरकार में जब अभी मेरी पोस्टिंग हुई है, यहाँ पे काम है सरकारी योजनाओं के लिए, ज़मीनी स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसे खर्च करना, सरकारी राशि को खर्च करना। तो जो ये अनुभव था उसमें फ़र्क ये था कि पहले हम सरकार के लिए जो पैसे कमाते थे, अब सरकार के लिए पैसे खर्च करते हैं। तो यही अनुभव का बहुत बड़ा फ़र्क था जो ये कार्य को लेकर। बिल्कुल, जो काम काज का तरीका होता है जी, मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा दबाव राज्य की सेवाओं में होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होते हैं लोगों के, उम्मीदें ज़्यादा होती हैं। अब पंचायती राज की निदेशक रही हैं, इससे पहले कृषि विभाग की डायरेक्टर रही हैं,
क्या कुछ आपने अब तक किया और क्या आगे रोड मैप होगा? क्योंकि राज्य पंचायती सेवा के बारे में कहा जाता है कि ये गांव की सरकार होती है, लिहाजा आप जैसे अधिकारियों से ज्यादा उम्मीदें रहती हैं लोगों की। देखिए, मेरे दो पोस्ट पे मेरे अनुभव रहे हैं। पहला कृषि विभाग में अनुभव था बतौर निदेशक, और अभी पंचायती राज निदेशक हूँ। तो कृषि विभाग भी बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, क्योंकि राज्य की और देश की लगभग 70% आबादी कृषि क्षेत्र पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आधारित है। तो जितनी भी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसे फोकस करके कई सरकार की नीतियां और योजनाएं बनाई जाती हैं। तो इसे संचालन करने पे जमीनी स्तर पे मुझे ये अवसर मिला, और पंचायती राज निदेशक में फिलहाल हूँ। स्थानीय सरकार जो 73rd अमेंडमेंट था, मैं जो कार्यक्रम में आज विजिटर्स हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि संविधान में 73rd अमेंडमेंट, उस 73rd अमेंडमेंट के द्वारा स्थानीय सरकार यानी पंचायती राज व्यवस्थाओं को स्थानीय सरकार के रूप में स्थापित किया गया। तो 3 स्तर में सरकारें हैं, एक देश के स्तर में सरकार है, एक राज्य के स्तर में सरकार है जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जो उनके लीडर हैं, और स्थानीय स्तर पर जो सरकार है वो है पंचायती राज व्यवस्था की। ये सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती हैं? क्योंकि जितनी भी सरकारी योजनाएं बनाती हैं वो जमीनी स्तर तक कैसे पहुंचे, सुदूर क्षेत्रों में कैसे पहुंचे, जमीनी स्तर पे जो वास्तु स्थिति है उस वास्तु स्थिति का आकलन करते हुए योजनाओं को किस तरह से बनाया जाए, इसमें स्थानीय सरकार की भूमिका होती है। इसीलिए जिस विभाग में अभी हूं, मुझे ये अवसर मिल रहा है कि स्थानीय लेवल पर किस प्रकार से विकास की योजनाओं का निर्माण किया जाए, किस प्रकार से वहां के अभाव को देखते हुए सरकार एक संतुलित विकास की ओर आगे बढ़े। निशा जी, कई बार हम लोग ये खबर बनाते हैं कि खजाना खाली है। कई बार मन में लगता होगा कि यदि कोई आपने कोई डीपीआर बनाया, कोई रोड मैप बनाए विभाग के लिए, लोगों के लिए, लेकिन जब लगता है कि बजट ज़्यादा राशि हो जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि उसमें और कटौती करना, या फिर लगता है कि थोड़ा और वेट कर लें, क्योंकि जब चीज़ें आए तो संपूर्णता के साथ आए? क्या ऐसे में क्या प्लानिंग होती है आप लोगों की? जी, आपका सवाल है कि पैसे खर्च करना आसान है कि नहीं? नहीं, मेरा सवाल है कि कई बार होता यह है कि कोई बहुत बड़ी योजना बनी और पैसे का अलॉटमेंट संभवतः नहीं हो पाया किसी वजह से, तो क्या मजबूरियां हो जाती हैं आप लोगों के पास? देखिए, जब बजट जो प्रिपरेशन है उससे आप सभी वाकिफ होंगे। जब भी सरकार बजट का जब ऐलान करती है, अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी में वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी सरकार की, जब बजट का विधानसभा में भी सेशन होगा, तो कोई भी सरकार अपना बजट तय करती है अलग अलग योजनाओं के लिए, और उन योजनाओं के लिए फिर बजट का अलॉटमेंट होता है। तो किसी भी योजना के लिए बजट कम पड़ जाता है ऐसी बात नहीं है, और सरकार नीतियां बनाती हैं, और ब्यूरोक्रेसी का काम है कि उन नीतियों के आधार पर जो भी योजनाएं हैं उनका जमीनी स्तर पे संचालन करना। तो बजट ऐसा नहीं है कि कभी कम पड़ जाती हैं, हाँ, उन्हें प्लानिंग कर कर सारी चुनौतियों का सामना करते हुए और सही लाभुक तक उन योजनाओं को पहुंचाना, यही चैलेंज होता है। निशा जी, पंचायती राज के बारे में कहा जाता है कि एक गांव की सरकार है, जो झारखंड का जो पूरा का पूरा प्रदेश है, एक बड़ी आबादी गांव में निवास करती है, लगभग 75% के आसपास। तो जो योजनाएं बनाई आपने या फिर क्या कुछ करने जा रही हैं पंचायती राज के लिए ताकि गांव की सरकार मजबूत हो? सबसे पहले तो अक्सर ऐसे बहुत उदाहरण दिए जाते हैं कि जैसे केरल बहुत ही विकसित राज्य है या कर्नाटका विकसित राज्य है, इस तरह के उदाहरण दिए जाते हैं। आप पाएंगे कि जो ये विकसित राज्य हैं, आगे हैं सारे पैरामीटर्स में, डेवलपमेंट पैरामीटर्स में, उनकी पंचायती राज संस्थाएं बहुत मजबूत हैं और बहुत व्यवस्थित रूप से काम करती हैं, आप ये पाएंगे। तो फर्क क्या है? केरल जैसे राज्य या कर्नाटका जैसे राज्य, वहाँ 50-60 साल से पंचायती राज व्यवस्थाएं स्थापित हैं और सुचारू रूप से काम कर रही हैं। वहाँ भी समस्याएं आई, शुरू में अलग अलग प्रकार की चुनौतियां भी आईं, और उन सभी का सामना करते हुए और समाधान निकालते हुए आज वो विकास की ओर तेजी से बढ़ चले।
तो झारखंड में जो पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं, आप कह सकते हैं केवल 3 चुनाव हुआ है, तो अभी ये शुरुआत ही कह सकते हैं यहाँ पे है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो मुखियाओं के साथ अनुभव हुआ है, उनकी कार्यशैली हमने देखी है, उनमें वो ऊर्जा देखा है झारखंड में, तो मुझे पूरा विश्वास है कि केरल या कर्नाटका की तरह 50 या 60 साल नहीं लगेंगे झारखंड को पूर्ण रूप से विकसित और उनकी तरह आगे बढ़ने में। हम लोगों को केवल 15 साल हुए हैं, 3 चुनाव हुए हैं पंचायत के, मात्र 5-6 साल और में उनकी बराबरी करके उनसे आगे भी निकल जाने की प्रबल संभावना है। निशा जी, आप लोग एग्जीक्यूशन पावर को बिलोंग करती हैं, सरकारें निर्णय लेती हैं, लेकिन सरकार के निर्णयों के डिसीजंस को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पर होती है। मैं ज़्यादा ये नहीं कहूँगा, 2023 के बाद आगे 10 सालों में झारखंड की क्या आप तस्वीर देख पा रही हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों से जुड़े हुए मुद्दे पर? जी देखिए, जैसा मैंने अभी कहा कि झारखंड को बहुत ही कम समय और लगेगा वो जो विकसित राज्य हैं उस श्रेणी में, अगर स्ट्रिक्टली कहेंगे कि सारे पैरामीटर्स फुलफिल हो रहा है तो बहुत ही कम समय लगेगा। और जो गैप्स हैं, जितनी भी अलग अलग स्तर पे जो गैप्स हैं, उन्हें भी सरकार अपने अपने स्तर से उन्हें चिन्हित करती है, उनके अनुरूप योजना बनाती है। जैसे आज के युग में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इंफॉर्मेशन इज पावर। तो डिजिटल युग है आज, और इंफॉर्मेशन का जो प्रसार है बहुत तेजी से होता है, और जितनी भी योजनाएं हैं सरकारी या जो भी कार्य हैं, काफी हद तक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आधारित हैं। तो ये बहुत बड़ा गैप था, डिजिटल कौशल का गैप, और सरकार ने इस प्रकार की अब योजना बनाई है जिससे ये डिजिटल गैप पूरा होगा। हर पंचायत में डिजिटल कौशल उपलब्ध कराने की डिजिटल पंचायत योजना की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा जो देखिए, जैसे मैंने यूपीएससी क्वालिफाई किया, या अन्य जितने भी युवा यहाँ मौजूद हैं, आप सभी की अपनी युवा महत्वाकांक्षा है। सब क्या चाहते हैं? भागीदारी। सभी चाहते हैं हमारी भागीदारी हो, जिस भी क्षेत्र में हम जाना आगे बढ़ना चाहें। तो उसी प्रकार से सरकार जो संविधान का जो मैंडेट है कि स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी हो सरकार के साथ योजना बनाने में, संचालन करने में, तो यही लोगों की भागीदारी, नागरिक की भागीदारी ग्राम सभा पंचायत के माध्यम से सरकार सुनिश्चित करती है, और ये भागीदारी बढ़ रही है। इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये डिजिटल गैप हट रहा है, लोगों की भागीदारी बढ़ रही है, और इस तरह से जो प्लानिंग चल रही है, अलग नीतियां बन रही हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस तरह से आप पूरे झारखंड में नई थिंकिंग के लिए जानी जाती हैं। जो कोई 5 साल बाद सोचेगा वो आइडियाज आपके पास पहले आ जाते हैं। तो क्या यह मानकर चलें कि पंचायती राज व्यवस्था में कुछ अब नई तकनीक या नई सोच देने जा रही हैं राज्य की जनता को? जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपका, आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए। और देखिए, सरकार के तरीके से देखिए, एक सर्विस प्रोवाइडर है सरकार। जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सबके लिए सर्विस प्रोवाइडर है। आज हम लोग शहर में बैठे हैं, लेकिन जो अधिकांश आबादी है ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सर्विस प्रोवाइडर कौन है? पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायत को एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में विकसित करना मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह इसी के लिए एक जो पंचायत को सर्विस प्रोवाइडर के रूप में विकसित करने के लिए जो भी कदम जरूरी हैं, वो कदम पंचायती राज विभाग में जितनी भी योजनाएं बनी हैं उनके अधीन रहते हुए, सरकार की नीतियों के अधीन रहते हुए, वो सारी जितने भी स्टेप्स होते हैं वो ले रही हूँ। जैसे मैंने डिजिटल पंचायत योजना की बात की, आज गांव से सुदूर क्षेत्र के जो गांव हैं, वहाँ के जो वासी होते हैं, आप सोचिए छोटे छोटे काम के लिए अगर उनको प्रखंड जाना पड़े, ब्लॉक जाना पड़े, छोटे छोटे कामों के लिए उनको जिला जाना पड़े, अधिकारियों में के पास आगे पीछे होना पड़े, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाना पड़े, तो उन पे क्या बीतती होगी, कितने लोग उनकी बात सुनते होंगे। और यही जो वासी हैं, अगर इनको पंचायत स्तर पर ही ये सारी सुविधाएं मिले कि वो पंचायत भवन जाएं और जो सरकारी सुविधाएं हैं, लाभुक चयन या
और भी जितनी सरकारी सुविधाएं जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, कुछ एग्जाम्पल दे रही यहाँ हूँ। पे थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा मनीषा जी कि जब आप ये खबरें सुनती हैं राज्य में कि अमुक पंचायत सचिवालय कर्मी 200 रुपये घूस लेते पकड़ा गया, किसी योजना के बारे में किसी से पैसे की मांग कर रहा था, तो व्यक्तिगत तौर पे आपको कितना दुख होता है? जी देखिए, जब किसी के ऊपर जिम्मेदारी आती है तो साथ में जवाबदेही भी आती है। विथ पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। तो अब स्थानीय लेवल पर भी या किसी भी स्तर पर भी अगर इस प्रकार का बेईमानी होता है तो निश्चित तौर पे बतौर प्रशासक बहुत दुख होता है, क्योंकि ना तो वो एक तो है कि वो एक बाधक है, जो लक्ष्य है उसके लिए बाधक है इस प्रकार की गतिविधियां, एक उसके लिए दुख होता है। दूसरा कि उनके खिलाफ अब एक्शन भी लेना पड़ेगा, उसके लिए भी दुख होता है। ये कोई बहुत खुशी की बात नहीं है कि किसी को पनिश करना है। बिल्कुल। तो उन दोनों के लिए व्यक्तिगत तौर पे दुख तो होता है। आप अपने क्षेत्र में काफ़ी सक्सेस हैं, ईश्वर आपको और आगे ले जाए। मैं ये जानना चाह रहा था कि जब आपका जन्म हुआ तो आप एक आईपीएस के गोद में थी, तो क्या लगता है कि आपकी जो पूरी की पूरी ट्रेनिंग है, कितना मदद मिलता है आपको अपने पिता रामेश्वर राव जी से? क्योंकि कुछ ना कुछ घर पे बातें होती होंगी कि पापा आगे क्या करना है, कैसे ये करना है, बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड ही, लेकिन ये चर्चाएं होती होंगी घर में जब खाना खाना बैठती होंगी आप लोग। क्या कुछ कहना चाहिए, कितना योगदान पापा के कैरियर से आपको मिला? जी, मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि जब ये यूपीएससी ड्रीम इस दौर में जब शामिल हुई तो मेरे रोल मॉडल मेरे पिताजी ही थे। रामेश्वर राव जी। जी, आज भी हैं। चलिए एक बार ताली बजा दीजिए कम से कम ऐसे लोगों के लिए जिनके आदर्श खुद उनके पिता होते हैं। जी, अपनी बात। और जो आईपीएस उनका सर्विस था, तो मेरा फर्स्ट चॉइस आईपीएस ही था। पहला चॉइस? जी, मेरा फर्स्ट चॉइस आईपीएस था, लेकिन मेरी रैंक 502 रैंक थी, तो उस रैंक के आधार पे मुझे मेरा सेकंड चॉइस मिला इंडियन रेवेन्यू सर्विस। लेकिन मेरी बहुत महत्वाकांक्षा थी कि मैं भी इस बात का अफसोस है आपको? जी, मुझे इस बात का हमेशा दुख है, किंतु इस सर्विस में भी मुझे बहुत अवसर मिले। जो एक अनुभव होता है पैसे कमाना, आज हमारे साथ व्यवसाय के लोग जुड़े हैं, राजनीतिक लोग जुड़े हैं, नौकरी करने वाले हैं, तो पैसे कमाने का अनुभव आप सभी को पता है कैसा होता है। बहुत मुश्किल होता है ना, आसान तो नहीं होता है। आसान नहीं। सरकार के लिए पैसे कमाते हैं। और हाँ, व्यक्तिगत तौर पे जब आप आईआरएस हो जाते हैं तो मैं इसे एक बहुत ही लाइट तरीके से कहना चाहूंगी, आप थोड़े अनपॉपुलर भी हो जाते हैं, क्योंकि आपको अपने घर कोई बिजनेसमैन बुलाना नहीं चाहता, एक आईआरएस इनकम टैक्स वाले को। तो ये एक मैंने लाइट नोट पे कहा। और इस तरह से जो अनुभव मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलता है, जो मैंने कहा भागीदारी की महत्वाकांक्षा, वो भागीदारी की ही महत्वाकांक्षा थी। और पिताजी से हमेशा गाइडेंस मिलता है, उनके बहुत अच्छे अनुभव हैं और उनकी बहुत अच्छी छवि है, और वो प्रशासनिक अधिकारी भी थे। कभी डांट, कभी आप इतने दिनों से सेवा में हैं, आईआरएस हैं, फिर अभी राज्य की सेवा में, कभी डांट मिली कि तुमने ये निर्णय क्यों ले लिया पिताजी से? जी, आपके पिताजी से कभी डांट मिली कि ये निर्णय नहीं लेना था तुमको, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरे पिताजी बहुत ही लीनियंट गार्डियन हैं, और हमेशा उन्होंने स्पेस दिया, जगह दिया, जो कि हर अभिभावक को अपने बच्चों को देना चाहिए, कि आप अपनी क्षमता के अनुसार, अपने टैलेंट के अनुसार, अपने सपनों के अनुसार अपने रास्तों का चुनाव करें। और मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा ये आज़ादी दी है, और मैं समझती हूँ कि जितने भी अभिभावक हैं जो बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं, वो ये आज़ादी अपने बच्चों को देते हैं कि आप अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ें, और यही आज़ादी मुझे भी मिली है। मैडम, पूरे देश में जो पंचायती व्यवस्था है, पूरे देश भर में, तो सबसे बेस्ट मॉडल किसको मानती हैं आप? जी, सबसे बेस्ट मॉडल केरला, महाराष्ट्र, राजस्थान, यहाँ सबसे बेस्ट मॉडल माने जाते हैं। और जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया था कि ये सभी 50-60 साल से वहाँ पंचायती राज व्यवस्था सुचारू रूप से चल रहा है। मैडम, चूंकि वक्त का तगाजा है, एक अंतिम सवाल, और आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इतने बड़े मंच पे को शेयर किया। आपके पिताजी आईपीएस रहे, आपके पति आईएएस हैं, फिर पिताजी पॉलिटिक्स में आए, तो क्या निकट भविष्य में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज 4 साल बाद, 5 साल बाद,
कहीं सोचती हैं निशा उरांव सांसद, निशा उरांव विधायक? जी, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल। फिलहाल तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि नौकरी है वो आपको बहुत प्रोटेक्शन देती है, आपको सुरक्षित एनवायरनमेंट देती है अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, और फिलहाल मुझे वही सुरक्षित एनवायरनमेंट मेरी नौकरी में अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन में मैं आपको बधाई दे रहा हूं कि आप और सक्सेस हो, आपका ज्यादा नाम हो। कहीं दिल के किसी कोने में ये रहता है कि पॉलिटिशियन भी अच्छे लोग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, राजनेता, क्योंकि अब ये मेरा आप कह सकते हैं कि पर्सनल बायस भी है, और आपको तो अपने घर में ही पॉलिटिशियन है। जी, राजनीति बहुत अच्छी होती है और राजनेता मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो जिस तरह से देश के लिए और राज्य के लिए और समाज के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, निरंतर लगातार। कई बार वो अपने जो व्यक्तिगत उनकी जीवन होती है, फैमिली लाइफ होती है, वो भी पीछे छूट जाती है, उनके कई बलिदान होते हैं, कई संघर्ष होते हैं। तो यह मानकर चले कि जब आप अवकाश ग्रहण करेंगी तो एक नए क्षेत्र में कदम रखेंगी? मैं सिर्फ ये कहूंगी कि महत्वाकांक्षा होती है भागीदारी की, सभी की। तो फिलहाल मुझे ये भागीदारी का जो अवसर है मुझे मेरे नौकरी से मिल जा रहा है। चले, बहुत धन्यवाद निशा उरांव जी को। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं, अभी राज्य में सेवा दे रही हैं। इनके उज्जवल भविष्य, और साथ ही जब इनका भविष्य उज्जवल होगा तो यह मानकर चलना चाहिए कि राज्य की 3.25 करोड़ जनता की सेवा करने में निशा उरांव जी पीछे नहीं रहेंगी। मंच श्री को एक बार मैं समर्पित कर रहा हूं। बहुत धन्यवाद मैडम। अजय जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया 1-to-1 सेशन था। अजय जी को बहुत बहुत शुक्रिया। और of course, Srimati Nisha Rao, she was absolutely fascinating and fantastic when she was sharing her experiences. लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।